हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ईटीसी चैनल। और ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर वीडियो करवाया था रिले के बारे में, जिसमें मैंने पहले वाले वीडियो में रिले का इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे वाले वीडियो में कुछ ऑपरेशन एंड उसके एप्लीकेशंस देखे थे, और तीसरे वाले वीडियो में मैंने उसी को और एलेबोरेट किया था कि उसके फिटिंग्स, उसके मॉड्यूल माउंटिंग कैसे होता है DIN रेल पे। लेकिन पुराने वाले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे साउंड क्वालिटीज़ में, तो जहाँ पे मैं रिले के जब बेस को समझा रहा था तो उस समय कुछ प्रॉब्लम आए थे, तो थोड़ा बहुत उसे फिर से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कट करना पड़ा था वीडियोस को। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ओके, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये आपका बेस है, दिख रहा है, ठीक है। इस पोर्शन को, ये जो येलो वाला पोर्शन है ना, इसको एडेप्टर कहते हैं, ठीक है। कोई कोई इसे क्लिप भी कहता है, कोई क्लैम्प भी कहता है। तो ये अडेप्टर क्या होता है ना, आप इसे नीचे टानोगे तो ये खिंच जाएगा, खींचने से थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, और ये जो हैच बना हुआ है ना यहाँ पे, ये इस टाइप का हैच रहता है। ये हैच क्या होगा ना, DIN रेल जो है उसमें वो फिक्स हो जाएंगे। ये जो रेल के हैट बने हुए हैं ना, ये 2 एंगल हैं, यहाँ पे देखिए। इस इमेज को आप अगर देखोगे क्लियरली तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कोई अडेप्टर होगा जिसे खींच दिया गया है और इसे फिट करके इसको बैठा दिया गया है, ठीक है। तो DIN रेल पे ये अडेप्टर बैठ जाता है, तो और इसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है। आप इसे खींचोगे तो ये अंदर चला जाएगा। तो सेम अगर आपको बेस भी निकालना है DIN रेल से, तो आप क्या करोगे, झुककर ये जो एडेप्टर है ना, इसको आप अगर पलट दो, पलटने के बाद ना आपको ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा हैच खांचा बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस खांचा में आप क्या करोगे, टेस्टर लगा कर इसे खींच दोगे। जैसे ही इसे खींचोगे ना इस पोजीशन से, ये नीचे की तरफ, तो ये फिर दब जाएगा, स्प्रिंग दब जाएगा, और ये यहाँ से रेल जो है ना खुल जाएगा। तो रेल खुलेगा तो आप उसे निकाल लोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बहुत से टेक्नीशियन रिले बेस को निकालने के लिए अगर आपको कभी मिला ना, तो आप इस कहीं ये ना सोचो कि कैसे निकाला जाता है, कहीं आप फंस ना जाओ इसे निकालने में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं एक्सपीरियंस किया हूँ लाइफ में, इसलिए मैं सब आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि आपने रिले बेस है, ठीक है। और थोड़ा इसे डिटेल में जानते हैं कि आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ नंबरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 22 तो हो गया इसका विद, है ना, ये 22 mm ये इसका विद हो गया, और ये 59 जो है इसका लेंथ हो गया, ठीक है, 59। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 2M410। इसका मतलब क्या होता है ना, कि देखिए हमारे कोई भी स्क्रू नट जो होते हैं ना, वो इसी स्टैंडर्ड्स में मिलते हैं। M4 2 इंटू M4/10, इसे इंटू नहीं करेंगे, बाई 10 कहेंगे, पर यहाँ इसे इंटू कहेंगे। मतलब 2 M4 साइज़ के, ये 10 जो है आपके थ्रेड के साइज है। जैसे ये स्क्रू होता है ना, इसमें ये चूड़ी बनी हुई है, चूड़ी मतलब ये थ्रेड, तो इसकी जो लंबाई है ना, इससे 10 mm है। तो और M4 जो है ना, इसे मेजर कहते हैं। देखिए मेजर, ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला डाया कहलाता है स्क्रू का, और ऊपर से जस्ट नीचे में जो आपका स्टेम आएगा, है ना, स्टेम मतलब क्या कहते हैं, वो तना, है ना। तो ये जो जैसे ही नीचे आएगा ना, इसका जस्ट नीचे वाला, इसको हम लोग मेजर कहते हैं। तो इस मेजर का साइज़ होता है M4 हुआ, M3 हुआ, M2 हुआ। तो स्क्रू के साइज़ पे आपको पता, ये बता रहा है ना कि इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं बेस को खोलने के लिए, और स्क्रू का साइज़ क्या है, M4 है, और 10 mm उसकी लेंथ है ना। तो स्क्रू के बारे में भी थोड़ा अगर बताओ ना, तो ये स्क्रू जैसे होता है, तो इसमें ये जो चूड़ी बनी होती है ना, जो हम अपने भाषा में चूड़ी कहते हैं, ये चूड़ी को बेसिकली हम लोग इंग्लिश में तो थ्रेड कहते हैं। और ये एक चूड़ी और 2 चूड़ी, ये 2 चूड़ी के बीच के जो डिफरेंस होते हैं ना, इसे पिच कहते हैं। जिस तरह हम वाइंडिंग में DC मोटर के वाइंडिंग, AC मोटर के वाइंडिंग्स में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, 2 पोल के बीच में, जो तित के बीच में, उसे हम पिच कहते हैं। सेम यहाँ पे भी इन चूड़ियों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उसको पिच कहते हैं। तो इसे क्लियर करने के लिए ना, तो आपको क्लियर हो गया ना इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है। M4 जो है ना, ये बहुत मीनिंगफुल चीज़ है। आप फ्यूचर में बहुत से रिले एंड MCBs या कॉन्टैक्टर्स पे ना, आप M4 लिखा, M3 लिखा, पता चलेगा। तो इससे पता चलता है ना कि इसके साइजेस क्या हैं। सपोज देखिए, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगा के रखे हुए हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ये सैंक, स्टेम भी कह सकते हो, सैंक भी कह सकते हो, और ये थ्रेड है, ये चूड़ी है, ये थ्रेड एंगल है, और ये पिच है, और इसके ये मेजर के डायमीटर है। तो M4 जो है ना, ये मेजर का डायमीटर है। इसके बहुत से वैल्यूज़ होते हैं मिलीमीटर में, जैसे ये आपको गूगल्स पे मिल जाएंगे, गूगल से ही मैंने ये निकाला है। तो जब मैं आपको ग्लैंडिंग सिस्टम पढ़ाऊँगा, केबल के बारे में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, M के साइजेस क्या है समटाइम्स। और फिर से जब आपको मैं डेकोरेटिव स्विच के बारे में बताऊँगा, तो वहाँ M मतलब स्क्रू नहीं होता है, वहाँ M मतलब मॉड्यूल्स होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ना कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है M का, M इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। ये आप छोटी छोटी चीज़ें, इतनी बारीक चीज़ें हैं जो आपको, जब आप एक प्रॉपर टेक्नीशियंस बनने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सब चीज़ें आप देखो, सीखो।
सपोज हमारे पास कोई पैनल है, पैनल में ये DIN रेल लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं ना कि यहाँ पे हमारे 10 बेस लगे हुए हैं, रिले बेस, ठीक है। इसके बाद ये रिले बेस ख़त्म हो जाएंगे, मतलब 10 लगे हुए हैं रिले बेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बाई चांस हम एक मेंटेनेंस कर रहे हैं और मेंटेनेंस करने में ये वाला रिले बेस ख़राब हो गया, तब आप मार्केट में जाओगे और मार्केट में जाके कहोगे कि मुझे एक रिले बेस चाहिए, तो कितने पिनों के चाहिए, तो आप बोल दोगे यार 40 पिन के मेरे को चाहिए, तो वो आपको उठा देगा। अब वो आप पिन 40 पिन के बेच दोगे तो वो आपको कहेंगे कि IEC मार्क के चाहिए, नेमा के चाहिए। ये ज़्यादातर लोकल वेंडर्स को पता नहीं होगा, IEC, नेमा, DIN क्या होता है, फिर से EN क्या होता है, SE क्या होता है, आपको समझना है। मैंने आपको अच्छे से बताया है IEC, नेमा क्या है, कि कैसे मार्किंग्स होते हैं, आपको समझना है कि आपको वो चीज़ें क्या है। तो पहला स्टेप क्या करोगे ना, आप ये बेस निकालोगे, बेस निकाल के क्या करोगे, आप इसका नेम प्लेट पढ़ोगे, नेम में क्या लिखा हुआ है, IEC से मार्किंग है या नेमा से मार्किंग है या फिर जो भी ये स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट है उससे मार्किंग है। दूसरा, उसके बाद आप क्या देखोगे कि इसमें पिन्स कितने हैं, आप ये निकाल के यही बताओगे ना, आपको कोई खरीदने देगा तो आप पिन से देखोगे कितने पिन्स के हैं, 14 के हैं, 9 के हैं। फिर आप तीसरा क्या देखोगे ना, इसके स्क्रू साइज़ देखोगे, M4 है, M3 है या M2 है। अब देखिए अगर M4 है ना, रिले बेस जो है ना वो भी साइजेस के हिसाब से आते हैं, ठीक है। कोई पतला होगा, पतला में ही 14 पिन रहेगा, मोटे में ही 14 पिन रहेगा। तो अगर M4 है ना, तो अगर आप यहाँ से M4 निकाले हो तो केवल आप M4 ही खरीद के लाओगे मार्केट से, तभी आप यहाँ पे फिट कर सकते हो। अगर M3 फिट तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, M3 लाओगे तो वो छोटा साइज़ का होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में वो ढीला होगा, है ना, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर चलिए M3 भी निकल गया, लेकिन क्या पता अगर M6 लेकर आए या M8 लेकर आ गए, तब क्या होगा यार, M8 तो M4 से ऑब्वियस से बड़ा होगा स्क्रू साइज़ के हिसाब से, तो M8 क्या इसमें फिक्स होगा, नहीं। लेकिन आपके जो ऑफिसर्स हैं या फिर दूसरे टेक्नीशियंस तो यही बोलेंगे कि अरे यार आप तुम कैसा सामान लेकर आ गए, फिट ही नहीं हो रहा है। तो आप कहोगे नहीं, मैं तो सब डिसाइड कर लिया था, 14 पिन के हैं, नेमा मार्किंग है, लेकिन आपने स्क्रू गेज के साइजेस को मेजर नहीं किया था, आपने स्क्रू गेज पर ध्यान नहीं दिया था। क्यों नहीं ध्यान दिया था, मे बी आपको पता ना हो कि इसका मतलब क्या होता है, M4 क्या है, 22 क्या है, 59 क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, अगर कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट्स पे कुछ लिखती है तो उसके लिए वो पैसा लगाते हैं, और वो तभी लिखते हैं क्योंकि उनको कोई सी स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट से अपने सामान को पास करवाना है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट बैठे हुए रहते हैं ऊपर में, ताकि उनके वैल्यूज़ को देख सकें। जैसे हम लोग अगर हम माइंस में काम करें, ऑयल फील्ड में काम करें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करें, तो उनके हर एक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो स्टैंडर्डाइज करते हैं। जैसे माइंस के लिए DGMS होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी। ऑयल फील्ड के लिए OISD होते हैं, ऑयल एंड इंडस्ट्री सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं। सेफ्टी फिर से अगर बिजली विभाग में काम कर रहे हो तो जेरेडा टाइप के हुए, अरेडा का टाइप के हुए, नरेडा टाइप के हुए, जो एनर्जी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये छोटा सा था, छोटे से वर्ड्स थे, लेकिन कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं आप ये देख सकते हो। तो होपफुली आपको ये DIN रेल समझ में आ गया होगा, रिले बेस समझ में आ गया होगा, रिले कैसे खोलते हैं वो समझ में आ गया होगा, कैसे आपको निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर लगाओगे और नीचे से उसको खींच दोगे तो वो निकल जाएगा, और फिर फिट करना है तो आप इसको बैठा कर सिर्फ ठेल दोगे, उसे सिर्फ धक्का दे दोगे, वो खट से जाके बैठ जाएगा। क्यों धक्का दे दोगे, क्योंकि ये देखिए ये जो है ना थोड़ा सा स्लाइडेड है, ये एकदम एग्जैक्टली ऐसे सरफेस नहीं है, ये ऐसे करके सरफेस है, ठीक है। ये स्लाइडेड सरफेस है, स्लाइडेड ये काफ़ी फाइन्स है। तो आप जैसे स्लाइड करवाओगे ना तो यहाँ से स्लाइड होकर फिट हो जाएंगे, और फिट होने के बाद यहाँ पे DIN रेल्स के जो खांचा है ना वो फिट हो जाएगा। फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये फिट कैसे हुआ, निकला कैसे, ठीक है ना। तो समझ गए ना आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो इतने डिटेल्स में आप जान जाओगे तो होपफुली आप कभी फंसोगे नहीं कि आपको, क्योंकि एक टेक्नीशियंस केवल ट्रबल शूटिंग नहीं करता है, मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस को भी बेटर वे में जानता है कि उसे कैसे निकालना है, कैसे रिप्लेस करना है, कि क्या फ्यूचर में आप कभी किसी ने आपको ये टास्क दिया कि यार मेरे को ये डिज़ाइन करना है तो उसमें क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या नहीं होंगे, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ाऊँगा ना तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ पर एब्रिविएशन यूज़ करूँगा, तब आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि सर आपने M4 नहीं बताया, 2 नहीं बताया, IC नहीं बताया, नेमा नहीं बताया। और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप उसमें मास्टर हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे कोई भी कह सकता है कि हाँ आप अच्छे टेक्नीशियंस नहीं हो। सब मैं बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, बस आप जुड़े रहें मेरे साथ और होपफुली सब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नए लेक्चर की ओर, इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो अब हम रिले नंबरिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो DIN के ही बेसिस पे हैं, जैसे 7252 नंबरिंग ऑफ द रिले टर्मिनल। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसे देखते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। DIN रिले जो होते हैं ना, जो 4 पिन के और 5 पिन के रिले होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में खासकर पैनल्स में, ऑटोमेशंस में ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं। आप कंफर्म कर लो 100% यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होते हैं, है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या आते हैं, जैसे हमारे पास डीजल जनरेटर होते हैं, गैस जनरेटर होते हैं, है ना। और कौन से जनरेटर होते हैं, 2 ही जनरेटर होते हैं, या तो डीजल जनरेटर है या गैस जनरेटर है, और एक गैस टरबाइन जनरेटर है ना।
ये सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे, आप बस समझ लीजिए। तो वहाँ पे डीजल जनरेटर जो है ना, जो डीजल जनरेटर है वो ऑटोमोबाइल में वही फंक्शन करता है जो डीजल इंजन का फंक्शन होता है, क्योंकि डीजल जनरेटर्स में भी दो ही पार्ट होते हैं ना, एक डीजल इंजन होता है, डीई कहते हैं, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ अल्टरनेटर होता है ना। तो इंजन जो है वो डीजल का यूज करके फ्लाईव्हील को मूव करता है और प्राइम मूवर को मूव करता है, प्राइम मूवर मूव होकर अल्टरनेटर निकलता है और यहाँ से हमें 3 फेज़ पावर मिलता है, 415 वोल्ट मिलेगा या 650 वोल्ट मिलेगा, इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई छोटे से प्लांट होते हैं ना जहाँ पे आपका 2 किलोमीटर के अंदर ही सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगे हैं, तो वहाँ 415 वोल्ट का जनरेशन होता है। अगर बड़े प्लांट हैं जहाँ 2 से 5 किलोमीटर डिफरेंस के जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम्स लगे हुए हैं, वहाँ 650 वोल्ट होता है, ठीक है। ये AVR के थ्रू आपको बढ़ाया जा सकता है वैल्यू। AVR का वैल्यू आप 315 से लेकर 650 के वैल्यू तक आप रख सकते हो, सारे AVR पे लिखा रहेगा। अब आप कहोगे AVR क्या होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, आप ध्यान से अब बस जुड़े रहो मेरे साथ और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। चलिए अब ये बताता हूँ। अब ये बताइए ना, इस टाइप के रिले को कहते क्या हैं। अब जो मैं आपको पहला दिन पे पढ़ाया था ना, जो 14 पिन्स को पढ़ाया था, उसे जनरल पर्पस रिले कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनरल पर्पस रिले याद है ना, वो जो ग्लास रिले था, आइस क्यूब वाला रिले था, ठीक है, आइस क्यूब रिले, उसे जनरल पर्पस रिले कहते हैं। इस टाइप्स के रिले को हम कहते हैं ऑटोमोबाइल रिले, ऑटोमोबाइल रिले। किस टाइप के रिले को, ये 2 टाइप के रिले को, ठीक है, ऑटोमोबाइल रिले कहते हैं, उसे जनरल पर्पस रिले कहते हैं। ऑटोमोबाइल रिले में भी और भी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में भी इसे माइक्रो रिले कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो ना, एक होता है स्मॉल, एक होता है मिनी और एक होता है माइक्रो। तो स्मॉल क्या है, मिनी से थोड़ा सा बड़ा है, और माइक्रो क्या है, मिनी से छोटा है, ठीक है। तो इसे माइक्रो रिले कहते हैं। ये वाला रिले खासकर है ना, ये माइक्रो रिले है, और ये वाला रिले जो है वो मिनी रिले है, ठीक है। इन दोनों को आप डिफरेंसेस देखो, आप नहीं सॉरी ये भी मिनी है, ये 4 पिन वाले हैं ना, ये भी माइक्रो है, सॉरी एक्चुअली वो ध्यान से भटक गया था थोड़ा, ये भी आपके माइक्रो हैं, ओके। तो इसे माइक्रो रिले कहते हैं। ये 4 पिन के जो रिले हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होते हैं, इसमें माइक्रो रिले कहते हैं, ठीक है। और ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये मेक रिले भी कहलाते हैं और ब्रेक रिले भी कहलाते हैं। तो बेसिकली इसे मेक और ब्रेक रिले कहते हैं, ठीक है। वो भी कह सकते हैं, मेक एंड ब्रेक रिले भी कहते हैं, माइक्रो रिले भी कहते हैं, ऑटोमोबाइल रिले भी कहते हैं, 4 पिन रिले भी कहते हैं, 4 पिन रिले भी कहते हैं, और जनरल भाषा में हम भी कह सकते हैं भाई जनरेटर का रिले चाहिए, ठीक है। कौन सा रिले चाहिए, 4 पिन का रिले चाहिए, कहाँ लगाना है, तो जनरेटर में लगाना है, गाड़ी में लगाना है, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो। वेंडर लोग तो आपको जनरल वर्ड ही समझेंगे, जनरेटर का रिले चाहिए 4 पिन का, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स यही है, माइक्रो रिले, ऑटोमोबाइल रिले, 4 पिन रिले, मेक एंड ब्रेक रिले, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हो डी एनर्जाइजिंग पोजीशन। ये मेक रिले और ब्रेक रिले केवल डी एनर्जाइजिंग पोजीशन पे, मतलब अगर इसके कॉइल्स को हम सप्लाई ना दिए हों तभी उस पोजीशन पे ही उसको डिसाइड करेंगे कि ये मेक रिले है या ब्रेक रिले है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे ना ये छोटा सा दिखता है, बहुत सॉलिड दिखता है, तो कहीं ये सॉलिड रिले तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सॉलिड रिले नहीं है, क्योंकि इसमें कॉइल दिया हुआ है। देखो आप इसको बड़ा करके देखो ना, यहाँ पे एक कॉइल का पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या सॉलिड रिले में कॉइल होता है? नहीं, बिल्कुल कॉइल नहीं होता है, वो तो सॉलिड सेमीकंडक्टर पे बना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आप नोटिस करो, आप इन दोनों रिले को ना, अच्छा पहले ये समझा देता हूँ मेक रिले क्या होता है और ब्रेक रिले क्या होता है। मेक रिले मतलब ना, देखिए मैंने तो बताया था कि 2 कॉइल में आपको वोल्टेज देना है, वो तो कंफर्म है कि इसमें देना ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के हैं। तो 4 में से 2 आपके फिक्स हो गए, ठीक है, और एक कॉमन होगा, ये भी कंफर्म है, एक कॉमन होगा, और 2 को हम कॉइल दे दिए तो बचा एक। अब देखिए, अगर ये जो पहला जो बचा हुआ है वो अगर एनो होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही सप्लाई देंगे कॉइल में तो कॉमन वाला क्या होगा, जाके एनसी बन जाएगा, यानी जो एनो है वो एनसी बन जाएगा, यानी यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेक हो गया, है ना भाई। तो पहले जो था एनो था वो जाके कॉन्टैक्ट मेक बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, मेक रिले बोलेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, उतना भी टफ नहीं है, ठीक है। और मान लीजिए अब 2 कॉइल में हम वोल्टेज दे दिए, ठीक है, यहाँ पे 2 कॉइल में हम 12 वोल्ट दे दिए, और एक कॉमन तो रहेगा ही। अब कोई एक सप्लाई है जहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, एनसी है, लेकिन जैसे ही कॉइल पे हम वोल्टेज देते हैं तो एनसी क्या हो जाता है, ये एनसी क्या हो जाता है, एनो बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक रिले कहेंगे। लेकिन डी एनर्जाइजिंग पोजीशन पे, मतलब सप्लाई देने से पहले कौन सा पोजीशन पे था, वो एनसी पे था, इसीलिए डी एनर्जाइजिंग पोजीशन, यानी कॉइल को सप्लाई देने का पहले का पोजीशन क्या था, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि ब्रेक रिले है या मेक रिले है। तो अगर हम एनो है तो वो क्या हो गया, मेक रिले है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कॉइल को वोल्टेज देंगे वो एनो एनसी बन जाएगा, इसीलिए उसको मेक रिले कहते हैं। ध्यान दीजिए, कॉइल को वोल्टेज देने के बाद लेकिन वो एनसी बन जाएगा, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट मेक रिले पे क्या कर रहे हैं, कॉइल के वोल्टेज देने के पहले। करेक्ट, समझ गए हैं? बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो याद रखना डी एनर्जाइजिंग पोजीशन पे जो आपके कॉमन्स के पोजीशन है, जो कॉमन का स्ट्रक्चर है, उसी पे डिसाइड होता है कि इसे हम मेक रिले कहते हैं या ब्रेक रिले कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, बचपन में हमें जैसे दिखाया जाता था ना कि आप ये 2 इमेज हैं, 2 इमेज में डिफरेंसेस और सिमिलरिटी को पता करके बताओ क्या होता है। तो देखिए, अरे इधर आ क्यों नहीं रहा,
यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ हैं कि पहला सिमिलरिटीज़ क्या है कि इन दोनों में देखिए 4 पिन है, ठीक है। दूसरा सिमिलरिटीज़ क्या है कि देखिए इसमें 3 पिन 1 2 3 तीनों का डायरेक्शन अलाइनमेंट एक जैसा है। देखिए इसका 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 ये तीनों देखिए खड़ा खड़ा है, लेकिन एक क्या है ना हॉरिजॉन्टली है ना। यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टली है ना, और ये तीनों वर्टिकल्स हैं। तो आपको इसमें कुछ सेंस बन रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टली किन है। तो 2 चीज़ें आपने पता की, पहला क्या पता किया ये 4 पिन है, और दूसरा क्या है कि तीनों में से 3 जो हैं वो आपके वर्टिकल डायरेक्शंस में है और एक हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा लॉजिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो आमने सामने सेम डायरेक्शन में है वो आपके हैं कॉइल वोल्टेज, ठीक है, ध्यान से। आमने सामने आपके जो हैं वो कॉइल वोल्टेज है। कॉइल वोल्टेज के अलाइनमेंट के साथ डायरेक्शन में जो आपका रेस्ट मतलब जो बचा हुआ तीसरा, जो तीनों एक डायरेक्शन में अलाइंड है ना, 2 तो एक अलाइनमेंट है कॉइल वोल्टेज होंगे, जो तीसरा हो गया ना वो कॉमन हो गया, ठीक है। ये जो तीसरा है आपका ये कॉइल वोल्टेज के साथ अलाइन है तो ये कॉमन हो गया, और जो बाद में बच गया ये आपके या तो एनो कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं या एनसी कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। अगर एनो होंगे तो वो मेक रिले कहलाएंगे, एनसी होंगे तो वो ब्रेक रिले कहलाएंगे। करेक्ट हो गया। अब देखिए DIN में इसको नंबरिंग क्या करते हैं ना, DIN कहता है ना कि 86 नंबर और 85 नंबर, 86 नंबर और 85 नंबर आपके कॉइल वोल्टेज होंगे, ठीक है। 86 अब 86 और 85 कॉइल वोल्टेज हैं। जैसे आपको जनरल पर्पस रिले में मैंने बताया था कि 14 और 13 कॉइल वोल्टेज हैं, लेकिन 13 में नेगेटिव है, 14 में पॉजिटिव है। उसी तरह 86 और 85 में 86 आपका पॉजिटिव है और 85 नेगेटिव है, ठीक है। करेक्ट, एकदम ध्यान रखना। 86 आपका पॉजिटिव है, 85 आपका नेगेटिव है, और कॉमन क्या है, कॉमन तो कॉमन है, और ये एनो है या एनसी है। करेक्ट। तो ये आपका DIN का मार्किंग है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, चाहे यह DIN हो या SAE हो, वो दोनों एक तरफ से मार्किंग करते हैं। लेकिन आपको ये माइक्रो रिले 4 पिन बता रहा हूँ, 5 पिन में ना कुछ अलग ही डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए, इसे थोड़ा हम जूम करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे 86 और 85, ये देखिए 85 और 86, ठीक है। 86 आपका पॉजिटिव है, 85 आपका नेगेटिव है, और 30 क्या है, कॉमन है ना। इसको रेड कर लेता हूँ, देखिए 30 आपके कॉमन है और 87 है ना, 87 है यहाँ पे। ओके, अब ये तो बताना मैं भूल ही गया, ठीक है। जो कॉमन है वो 30 से रिप्रेजेंट होगा और जो रेस्ट है वो 87 से रिप्रेजेंट होगा। ये DIN का कोडिंग है, 86 85 30 87। परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए 86 85 30 87। मैं बोला था ना कॉमन पॉजिटिव नेगेटिव के कॉइल के वोल्टेज के सेम अलाइनमेंट में होगा, तो देखिए ये सेम अलाइनमेंट में है, और ये 87 है। यहाँ पे नीचे में ना 87 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 86 85 कॉइल वोल्टेज एंड 30 इज अलाइन विद द 87। इट इज़ ए क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ 30 कॉमन है और 87 या तो एनो होगा या एनसी होगा। एनो होगा तो मेक रिले कहलाएगा और एनसी होगा तो ब्रेक रिले कहेगा। सिंपल है। तो अब यही कंडीशन है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। मान लीजिए मेक रिले कहाँ यूज़ होगा, ठीक है। मेक रिले यूज़ होगा ना कि आपको डीजल जनरेटर का वाटर लेवल को देखना। चलो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ करके बताता हूँ। मेक रिले, ठीक है। मेक रिले में क्या है, पहला कंडीशन में वो एनो है, लेकिन जैसे ही वो होना जाता है वो एनसी हो जाता है, ठीक है। तो सपोज हमको एक बल्ब जगाना है ना, रेड बल्ब जलाना है। जैसे ही पावर सप्लाई जाएगा, जैसे ही जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा रेड बल्ब का, रेड LED का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, मेक रिले का यूज़ करेंगे। जैसे ही कॉइल वोल्टेज जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा ना कि कॉइल वोल्टेज कहाँ से जाएगा, बैटरी से जाएगा? नहीं, बैटरी से नहीं जाएगा भाई। बैटरी में अगर पॉजिटिव नेगेटिव दे दोगे तो तुरंत जैसे ही दोगे तैसे वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है ना कि 85 वाले जो ना 85, इसे हम बॉडी ले लेते हैं बैटरी का, और 86 में ना जिसे हम जो पॉजिटिव है इसकी हम सप्लाई लेके आते हैं CPU से, CPU से ECM से, ECU से। ये हर वेंडर्स अपने हिसाब से डिपेंड करते हैं। ECM इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ECU मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, CPU क्या कंप्यूटरी क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर प्रोग्रामेबल यूनिट, ठीक है। अब CPU वो वाला CPU नहीं है, कंप्यूटर वाला CPU नहीं है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामेबल यूनिट होता है। वो हर एक वेंडर्स अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि लॉस्कर का ले लो, टोशान का ले लो, कुमिन्स का ले लो, जैसे भी हैं, ठीक है। तो ये वाला 86 है ना, ये CPU के थ्रू आएगा, ठीक है। आपको बॉडी ऑलरेडी मिल के रखा है। एक आपका कॉमन है, कॉमन का जो काम है, जैसे मान लीजिए LED का ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो आउट जाएगा वो पॉजिटिव में रहेगा, मतलब LED के लोड में रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ECM को पता चल जाएगा इंजन स्टार्ट हो गया, वो एक पल्स देगा, पॉजिटिव पल्स देगा, जो कंटिन्यूस पल्स देगा, बॉडी इसको मिलता रहेगा, तो ये कॉइल का वोल्टेज एनर्जाइज हो जाएंगे और कॉमन जाके आपका
मेक बन जाएगा, जो एनो है वो एनसी हो जाएगा और हम यहाँ पे एलईडी बल्ब जल जाएगा। देखिए ये चीज़ें समझने के लिए मेरे को आपको पहला लेक्चर समझना देखना पड़ेगा, मेरा पहला लेक्चर जाके देखिए, ठीक है, कितना सिंपल है ना। तो आप ये याद रखिएगा ना कि ये जो 86 85 है ना, ये डायरेक्ट बैटरी में नहीं लगाते, बैटरी लगाएंगे तो ऑलरेडी वो एनो एनसी हो जाएगा। तो भाई हमको रिले लगाने का क्या जरूरत है, रिले आप मार्केट में जाओगे 150 रुपये का मिलेगा, हम 2 रुपये का फ्यूज़ ना लगा दे उसमें जो काम कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो हो सके तो समझ गया। और यही अब ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कुछ ना समझ में आया कमेंट करना, बहुत कुछ है जानने को, एकदम बेहतरीन इंजीनियर्स बनेंगे, इंडिया के बेस्ट इंजीनियर्स बनेंगे, ठीक है ना, टेक्नीशियंस भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे, जो भी है। ओके, अब चलिए, अब हम क्या देखेंगे, ब्रेक रिले क्या है ना, ठीक है। ब्रेक रिले मतलब एनसी है। अब एनसी से तुरंत ही एनो हो जाएगा। तो एनसी वाला कहाँ यूज़ करेंगे हम, वहाँ यूज़ करेंगे कूलेंट का सप्लाई का, ठीक है। कूलेंट का टेम्परेचर अगर हम देखना है तो उसमें क्या होता है, थर्मोमीटर लगा रहता है, थर्मोस्टेट लगा रहता है, ठीक है। जो भी थर्मल मेजरमेंट के आपके लगे हुए हैं, थर्मोकपल यूज़ नहीं होता क्योंकि थर्मोकपल ना हाई टेम्परेचर्स के लिए होता है, थर्मोस्टेट्स का यूज़ हो सकता है, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको जब इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास करवाऊंगा, तो कौन से इक्विपमेंट कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ना, अगर मान लीजिए इंजन स्टार्ट हो रहा है सपोज, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ने नोट्स बना लेना या फिर इसे बैक करके देख लेना, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। चलिए, मान लीजिए मैं क्या था, ब्रेक रिले। ब्रेक रिले मतलब वो डी एनर्जाइजिंग पोजीशन में एनसी पे है ना। तो यहाँ पे 86 जो है पॉजिटिव है, ये कहाँ से आएगा, ईसीएम से आएगा, और 85 जो है वो कहाँ से आएगा, बॉडी से आएगा। अब बॉडी क्या हो सकता है, बॉडी चेसिस हो सकता है या फिर बैटरी का नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है ना कि मान लीजिए हमारा कूलेंट है ना, कूलेंट का टेम्परेचर इसको मेजर करना है, प्री चेक्स करने हैं। तो डीजल जनरेटर सबसे पहले कूलेंट का टेम्परेचर मेजर करेगा। अगर वो सही वैल्यू पे है, मान लीजिए जैसे 0 पे, तो कभी कूलेंट का टेम्परेचर नहीं होगा। ध्यान रखना, किसी को पूछता है कि भाई कोई जनरेटर स्टार्ट होने से पहले कितना टेम्परेचर होगा उसका कूलेंट का, तो 0 तो कभी नहीं कहोगे, 0 कभी नहीं होता। एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, एम्बिएंट में भी थोड़ा सा ऊपर होगा क्योंकि वो केसिंग के अंदर बंद है। इसका मतलब वो 40 से 50 डिग्री पे हो सकता है या 40 से 45 डिग्री पे हो सकता है। तो चलिए, ये 40 से 45 डिग्री पे, तो इस समय क्या करेगा ना, ये एनसी पे रहेगा, ठीक है। कॉमन वाला सिग्नल आपका ईसीयू पे भी जाएगा, ठीक है, और ये एनसी पे रहेगा। एनसी वाले कहाँ से कनेक्टेड रहेंगे, आपके थर्मोस्टेट से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, कॉमन वाला एनसी से कनेक्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि ये ब्रेक रिले है, ये पहले ही डी कंडीशन में एनसी पे ही है। तो ये थर्मोस्टेट अचानक से इसको सिग्नल भेजा जा रहा है। थर्मोस्टेट का सिग्नल ईसीएम से नहीं आएगा, उसका बैटरी से आएगा, क्योंकि उससे हर टाइम ऑन रहना है, ठीक है। जनरेटर स्टार्ट होने के बाद ऑन नहीं रहना है, उसे हर टाइम ऑन रहना है कि फ्यूल के लेवल क्या है, कूलेंट के टेम्परेचर्स क्या है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ईसीएम केवल जनरेटर स्टार्ट होने के बाद कंट्रोल करता है, जनरेटर और स्टार्टिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो जैसे ही थर्मोस्टेट का सिग्नल इसे कॉमन से ईसीयू में मिलते रहेगा, तो ये समझेगा कि चलो हो गया। सपोज मैं ये कंडीशन बता रहा हूँ कूलेंट का, ऐसा नहीं होता है, मैं बस आपको एनालॉजी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एनालिसिस करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता क्या है, रियल कंडीशंस में आपको ट्रबल शूटिंग के क्लासेस में बताऊंगा। ये आप बस बने रहें, साल 2 साल लगेंगे अच्छे इंजीनियर्स बनने में, ठीक है ना। बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो अब जैसे ही कूलेंट, इसे पता चल गया कि चलो भाई स्टार्टिंग टेम्परेचर है, चलो कूलेंट ना लेके हम फ्यूल लेवल को ले लेते हैं, ठीक है। फ्यूल लेवल को लेते हैं, जब फ्यूल के लेवल इसके 80% है, तो ये फट से ना इसको सेंस कर लेगा 80% है। अब इसके बाद इसको काम नहीं है 80% चेक करने का, तो फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब एनसी से एनो बन जाएगा। जैसे ही ईसीएम इसको 86 को सप्लाई देगा, पॉजिटिव वोल्ट 12, तो ये क्या हो जाएगा, जो एनसी है वो एनो बन जाएगा, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। तो समझ में आना कि इसे ब्रेक का क्या रिले है, काम है, और मेक का क्या काम है। देखिए, ये एनालॉजी दिया हूँ नीचे में, ठीक है। ऐसा हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बताने के लिए बताया हूँ, किसी तरह बता रहा हूँ। जैसे करंट का एनालॉजी हम देते हैं ना कि पाइप से पानी बह रहा है, तो क्या करंट मतलब केबल से पानी बहता है, नहीं बहता है, बस समझाने के लिए लेमन भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर बता रहे थे कि थर्मोस्टेट और कूलेंट ये सब ऐसे होता है वैसे होता है, यही आप नहीं मत बताना, केवल आपको बता रहा हूँ कि समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्लियर करूँगा और भी क्लासेस, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो माइक्रो रिले में 4 पिन के रिले को हम समझ गए। एक्चुअली आज मुझे कवर कर देना चाहिए था मिनी रिले भी, लेकिन इसे चेंज ओवर रिले भी कहते हैं, लेकिन ऑलरेडी 30 मिनट हो गया है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखूँगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसे देखिए और गुड बाय तब तक के लिए, ठीक है। आप बने रहिए, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए। मैं भी काम करता हूँ, समय निकालता हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि देश के किसी भी कोना में बैठे रहे, अच्छे इंजीनियर्स बने। और माइक्रो रिले अभी ख़त्म नहीं हुआ है, माइक्रो रिले के सर्किटरीज अभी बाकी हैं, कितने टाइप्स के माइक्रो रिले होते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, और आप बने रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप हर चीज़ को देखने से पहले कॉपी किताब लेके बैठे, नोट्स बनाएं उसे, क्योंकि एक भी चीज़ छूटेगा तो सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। सो अपना भी समय वेस्ट ना करें, मेरा भी समय ना कष्ट करें, और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।